हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी, उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, यूथ के हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग के हो चुके हैं। आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और फ्रेंड का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? लाभ और हानि खाते की परिभाषा क्या है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें एक तरह से डेफिनेशन दे रखी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आपको बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो क्या होता है। द अकाउंट थ्रू विच क्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाता जिसके माध्यम से एक व्यवसाय का सकल लाभ या हानि का पता लगाया जाता है वो लाभ और हानि खाता कहा जाता है। सेकेंड है द अकाउंट थ्रू विच एनुअल नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाता जिसके माध्यम से वार्षिक शुद्ध लाभ या किसी व्यवसाय की हानि का पता लगाया जाता है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर शुद्ध लाभ या हानि की बात कही है, तो यहाँ पर सिर्फ लाभ हानि की बात कही थी, सकल लाभ हानि की ग्रॉस की कही थी या नेट की बात कह रहा है। थर्ड है कि द अकाउंट थ्रू विच क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर कह रहा है कि खाता जिसके माध्यम से त्रैमासिक यानी कि जो क्वार्टरली होता है उसका नेट प्रॉफिट या फिर लॉस निकाला जाता है उसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या कह रहा है, द अकाउंट थ्रू विच नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑफ ए हाफ ईयर। सेम चीज ही कही है, बस यहाँ पे क्या कह दिया है कि आधे वर्ष का हाफ ईयरली का जो होता है हम नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, देखिए कितना सिंपल सा है, लेकिन उसको खाली जो है कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकलता है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमारा निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। यहाँ पर हमने को लाभ हानि खाते के बारे में पूछा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नेट प्रॉफिट निकालता है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब ये क्या होता है, वार्षिक होता है, यानी कि एनुअल जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। एक साल का निकाला जाता है, एक वर्ष का निकाला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर शायद ए लगा दें, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ग्रॉस कहा है, इन्होंने सकल बोला है, सकल नहीं होता है, नेट होता है, शुद्ध होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी जो बीच में बनना है, ये अलग अलग कंडीशंस होती है, कभी कभी इंटरिम डिविडेंड होता है उसको देने के लिए बनाया जा सकता है बीच में भी, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल बात की जा रही है तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इफेक्ट्स। स्वामी द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज की समायोजन की प्रविष्टि प्रभाव डालती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्यापारिक लाभ हानि खाते पर, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट व्यापारिक खाता तथा स्थिति विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट लाभ और हानि खाता स्थिति विवरण, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट व्यापारिक खाता एवं लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण पर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री की जा रही है, यानी कि कोई समायोजन की एंट्री की जा रही है, किससे रिलेटेड, जो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के स्वामी होते हैं, अगर वो कोई कैपिटल इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उसको उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो अगर उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करी जा रही है तो उसका इफेक्ट जो होगा वो किन चीजों पर पड़ता है, किन अकाउंट्स जो हम बना रहे हैं उन पर पड़ता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो देंगे तो वहां पर प्रॉफिट भी उससे हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम दिखाएंगे और इसके अलावा बैलेंस शीट पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्रेडिंग अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा इससे, क्योंकि जो इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो कि किसमें दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर वेयर इन अ इनवॉइस फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैज बीन डेबिटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट इज नोन एज। बिजली की उपस्कर के किसी सप्लायर से प्राप्त इनवॉइस को त्रुटि से बिजली खाते से डेबिट कर दिया गया है, ये त्रुटि कहलाती है। एन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंपनसेटिंग एरर या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या किया इन्होंने, एक एरर है, किस तरह का एरर है, इनवॉइस फ्रॉम ए सप्लायर, जो सप्लायर था यानी कि जो आपूर्ति करता था उससे बीजक जो था, इनवॉइस जो था वो मिला था। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट परचेज किया था, उसके में इनको मिला था, जिसको इन्हें क्या करना था,
उन्होंने बिजली खाते से डेबिट कर दिया है। तो अब ये इन्होंने एक त्रुटि कर दी है, तो उसको ये सुधार जो करेंगे, उसमें जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो वो किस तरह की एंट्री कहलाएगी, या किस तरह की मतलब ये चूक कहेंगे, या कोई उसकी सिद्धांत प्रिंसिपल की उन्होंने मिस्टेक कर दी, क्या किया ये पूछ रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, सिद्धांत की त्रुटि करी है, प्रिंसिपल की मिस्टेक करी है। कैसे की है, तो यहाँ पर इन्होंने क्योंकि एक इक्विपमेंट को परचेज किया था, अगर हम सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको परचेज करेंगे, उसको क्रय करेंगे, तो उसको हम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट होगा उसमें दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई इक्विपमेंट हम कर रहे हैं तो वो तो आपकी एसेट की तरह हो गया ना, तो उसे हम उस एसेट जो मेन है, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अकाउंट है, उसमें ही डेबिट करेंगे, ना कि हम करेंगे बिजली खाते में। तो ये किस तरह की त्रुटि है, ये सिद्धांत की त्रुटि हो जाएगी, प्रिंसिपल की मिस्टेक हो जाएगी। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम प्यारे परचेज ऑफ ₹4,500 फ्रॉम राजन was wrongly entered in the sales day book. What is the correction entry to be passed in the books of account amount is? यहाँ पे क्या कह रहा है, मिसेस राम प्यारे की पुस्तकों में राजन से 4500 रुपए की खरीद गलत तरीके से विक्रय दिवस पुस्तक में दर्ज की गई थी। खाते की पुस्तकों में कौन सी सुधार प्रविष्टि की जानी चाहिए। तो यहाँ पर दे रखी है आपकी कुछ इंटरेस्ट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट करें, सेल्स अकाउंट डेबिट करें टू राजन अकाउंट, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट। तो इंट्रीज बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट्स जो है बहुत सी इस तरह की इंट्रीज दे रखी हैं जो करेक्शन के लिए की जाती हैं। तो ये भी आपके आ सकता है। इसके अलावा भी जो प्रीवियस में आया था पेपर 2018 में 2 बैच का, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगी, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी, तो जिससे आपको को आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन वैसे 2018 से और 2024 में काफी 6 साल का अंतर हो गया है, तो जिस वजह से काफी अब पेपर जो होगा वो थोड़ा सा अपडेट रहेगा, और काफी जो उसका हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो, डिपेंड करता है कि कैसा आता है पेपर, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसा होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राम प्यारे हैं उनकी बुक्स में क्या किया गया है, राजन से उन्होंने 4500 की जो परचेज किया था, उस परचेज को इन्होंने डे बुक जो बनाई है सेल्स की, उसमें जो है प्रविष्टि कर दी, उसमें दिखा दिया है, एंट्री कर दी है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि वो परचेज था उसको दिखा दिया गया सेल्स में, तो अब उसको हम सुधार करना पड़ेगा। सुधार करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, सुधार करने पर जो एंट्री होगी तो हमारी हो जाएगी, परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे टू राजन अकाउंट। यहाँ पर जो होगी आपकी एक तरह से कह दी मिश्रित प्रविष्टि होगी, यहाँ पर कंबाइंड एंट्री होगी आपकी। 4500 परचेज में जाएगा, सेल्स में 4500 जाएगा, और राजन में 9000 का जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a simplified financial statement that shows how much wealth has been created over a period of time by a company is called dash। एक सरलीकृत वित्तीय विवरण जो दर्शाता है कि किसी कंपनी द्वारा समय के साथ कितनी संपत्ति बनाई गई है, उसे डैश कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभान्य विवरण, इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आर्थिक मूल्य वर्धित, या फिर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट मूल्य वर्धित विवरण। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिंप्लीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, जो कि क्या शो कर रहा है कि किसी एक पीरियड में उस कंपनी की वेल्थ कितनी है, उस कंपनी ने कितनी संपत्ति अपनी बनाई है। तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। उस स्टेटमेंट को कहते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, कि कितनी वैल्यू उसने ऐड करी है, कब शुरू किया, ये नहीं मतलब पूछ रहा है उससे, या स्थिति ये नहीं पूछ रहा है कि अभी करंट में क्या सिचुएशन, तो उसके लिए तो आपको बैलेंस शीट हो जाती है। इसमें ये मेनली पूछ रहा है कि कितना वैल्यू एडेड करी गई है किसी एक पीरियड में, तो उसके लिए बनता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, while preparing statement of affairs book dips are shown under। स्थिति विवरण बनाते समय पुस्तकीय देनदारों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुस्तकीय विवरण होते हैं, जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो वहां पर जो उसके पास जितनी एसेट्स बची होती हैं और जो भी उसको पेमेंट्स करने होते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिससे कि जो एसेट्स उसकी हैं उससे जो भी कुछ आया है उसको कैसे बांटा जाएगा, जो उसके क्रेडिटर्स होंगे उनके बीच में, तो उसकी अलग अलग सूचियां तैयार की जाती हैं। कुछ प्रेफरेंशियल होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं, कुछ फुली सिक्योर्ड होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो होती हैं उसकी सूचियां तैयार की जाती हैं। तो वहां पर अगर बुक डेट दे रखे हैं, पुस्तकीय देनदार दे रखे हैं, तो वो किस सूची में आएंगे, तो वो किस सूची में आ जाते हैं, वो आएंगे लिस्ट एफ में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
एक बार देख लेते हैं वो सारी लिस्ट जो अलग अलग पूछी जाती है उसके अंदर कौन कौन आता है, तो बहुत से क्वेश्चन हमारे उससे बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ लायबिलिटी से रिलेटेड हैं यहाँ पर और कुछ एसेट से रिलेटेड हैं। तो जो लायबिलिटी से रिलेटेड होती हैं लिस्ट ए हो जाएगी, जो हो जाती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट बी हो जाती है, जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं लिस्ट सी में आ जाते हैं, पर पार्टली जो सिक्योर्ड होते हैं यानी कि पूरी तरह से नहीं है लिस्ट डी जो होती है वो हो जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि पूर्वाधिकार लेनदार की। उसके बाद आ जाती है एसेट से रिलेटेड। एसेट में कौन सी आएगी, सबसे पहले लिस्ट ई आ जाएगी, प्रॉपर्टी की होगी, लिस्ट एफ हो जाएगी, बुक डेब्ट जो अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, लिस्ट जी हो जाएगी जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज जो होती हैं, और लिस्ट एच हो जाती है जो डिफिशिएंसी आती है, जो कमी आती है, एक अलग से इसका अकाउंट भी तैयार किया जाता है, वो हो जाएगी आपकी लिस्ट एच। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, कोई भी पूछ सकता है तो आपका आंसर आसानी से निकल आए। हो सकता है मैचिंग करने को दे दे तो वहां पर भी इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when bank reconciliation is started with favorable balance as per cash book, which of the following will be added? जब कैश बुक के अनुसार अनुकूल शेष राशि के साथ बैंक समाधान शुरू किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाएगा। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, कैसे तैयार किया जाता है, जो कैश बुक है उसमें फेवरेबल बैलेंस है यानी कि यहाँ पर क्या है डेबिट बैलेंस है, इस तरह से सीधे समझ लीजिए। तो तब अगर हम शुरू कर रहे हैं तो यानी कि जो रिसिप्ट है वो ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो हमारा फेवरेबल बैलेंस निकल के आया, अनुकूल निकल करके आया है। तो उसमें क्या चीज हम ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चेक इशूड बट नॉट रिप्रेजेंटेड इन बैंक, चेक जारी किए गए लेकिन बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पेमेंट बाय बैंक डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक द्वारा भुगतान केवल पासबुक में डेबिट किए गए। इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली, केवल पासबुक में ब्याज डेबिट किया गया। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, बैंक में जमा किए गए चेक लेकिन क्लियर नहीं हुए हैं। तो क्या हम ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जो बैंक की पासबुक होती है उसमें जो बैंक से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो रिसिप्ट आई है, जो हमने पेमेंट किया है, और कैश बुक में वो रहती है जो कि हमने कैश में पेमेंट की या फिर कैश हमें रिसीव हुआ है, इसीलिए क्या होता है डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम ऐड करेंगे कौन सी चीज ऐड करेंगे, जो चेक इशू कर दिए गए हैं लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए उसको हम ऐड करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता लिमिटेड शोज द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक 8,700 कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर ₹4,500 रिकॉर्डेड एज 450 इन कैश बुक, व्हाट इज द बैलेंस एज पर द कैश बुक। क्या कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता है लिमिटेड, पासबुक के अनुसार क्या है उनका 8,700 रुपए का बैंक बैलेंस दिखा रहा है। 4,500 रुपए के लिए बैंक से इन्होंने नकद निकासी की है और कैश बुक में 450 रुपए की दर्ज की गई, यानी निकाले थे उन्होंने 4500, दिखाए हैं सिर्फ 450 ही। तो कैश बुक के अनुसार शेष राशि क्या है, कल ऐसा ही जो मैंने प्रैक्टिस अपलोड किया था आप लोगों के लिए, तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन एक लिया था, आज भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो निकाला जाएगा बहुत ही सिंपल सा इजी सा है, वही काम करना जो हमने कल किया था। उसमें क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपने पुराने दोनों प्रैक्टिस सेट जो इसके थे फर्स्ट और सेकंड वाला वो देखे हैं तो आपको पता होगा कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि 4500 रुपए के थे, 450 रुपए ही सिर्फ दिखाए हैं, बाकी के उन्होंने मैंने 4500 रुपए में से रिमेनिंग कितने बचे समझ सकते हैं आप। 4500 में से 450 को लेस कर दीजिएगा, जितना बचेगा अमाउंट आपका उसे जो आपके 8,700 उसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, वही हमारा निकल करके आ जाएगा आंसर। अब बहुत हिंट मैंने दे दी, इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट जरूर करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से इसको लेस करना है उसके बाद ऐड कर देना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रीजन फॉर द डिफरेंस इन पासबुक बैलेंस एंड कैश बैलेंसेस, पासबुक और रोकड़ बही में अंतर का क्या कारण होता है, अभी इसी पर ही हम लोग बात कर रहे थे क्यों डिफरेंस आता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा किए गए किंतु उनको संग्रह नहीं किया गया। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ब्याज कमाया गया किंतु रोकड़ बही में नहीं दिखाया गया। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, बैंक ने बैंक चार्जेस वसूल किए किंतु उसका लेखा नहीं किया गया। ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। तो क्या रीजन हो सकते हैं, जो डिफरेंस होता है दोनों के में अंतर जो आ रहा होता है उसका। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस आपके तीनों दे रखे हैं ना, ये तीनों ही सही है और इनको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, कोई भी आपके उसमें दे सकता है क्वेश्चन में।
कि चेक जमा तो कर दिया है लेकिन उसको कलेक्ट नहीं किया गया है। इंटरेस्ट जो होता है वो अर्न तो हो गया, क्योंकि बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें सीधे सीधे बैंक में ही आती। या इसके अलावा बात करें, आपका अकाउंट होगा तो आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट जो होता है, आपने जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में है उस पर इंटरेस्ट लगता है 6 मंथ पर, तो इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में क्या होता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। लेकिन उसे कैशबुक में नहीं दिखाया गया है। बैंक ने चार्जेस लिए हैं, जो आप लोग एटीएम यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड है या और भी आपने सुविधाएं बैंक से ले रखी हैं, तो उसके चार्जेस भी बैंक जो होता है वो आपसे लेता है। मेंटेनेंस के चार्जेस इसके अलावा जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं जमा है, लेकिन मेंटेनेंस के चार्जेस चलते रहते हैं तो माइनस में हो जाते हैं। तो जब आप जमा करिएगा, आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करिएगा, तो उसमें से पैसे बैंक क्या करता है, काट लेता है। तो इसके भी चार्जेस होते हैं, लगते हैं, तो वो भी कैशबुक में नहीं दिखाए गए। ये तीनों ही डिफरेंस का रीजन बन जाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल? लागत सिद्धांत की परिभाषा क्या है? बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड इट्स एसेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। व्यापार को केवल अपनी मूल खरीद लागत पर अपनी संपत्ति और इक्विटी निवेश रिकॉर्ड करना चाहिए। Business should only record its liabilities and equity investment at their original purchase cost. व्यवसाय को अपनी मूल खरीद लागतों पर अपनी देनदारी और इक्विटी निवेश को रिकॉर्ड करना चाहिए। Business should only record its liabilities, asset and equity investment at their original purchase cost. व्यापार को केवल अपनी देनदारी, परिसंपत्ति और इक्विटी निवेश को उसकी मूल खरीद लागत पर रिकॉर्ड करना चाहिए। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्रिंसिपल की परिभाषा क्या है, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या, लागत अवधारणा क्या। तो आपको मैंने बहुत सी जो प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट जो थे पढ़ाए थे, उसमें से लागत अवधारणा भी पढ़ाई थी, ये क्या होती है। तो उससे रिलेटेड है कि इसमें प्रिंसिपल कौन सा सही होगा। तो जो कॉस्ट प्रिंसिपल होता है उसका मतलब ये होता है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं, एसेट्स होती हैं, उनको हम उसके जो मूल लागत होती है, जिस टाइम हमने परचेज किया होता है, इस टाइम जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। यही कहलाता है आपका कॉस्ट प्रिंसिपल। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑन टाइम बेसिस इज डन एज पर। समय के अनुसार आगम एवं व्ययों की पहचान की जाती है। वह है इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, अस्तित्व संकल्पना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत संकल्पना, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, भौतिक सारता संकल्पना, या फिर नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। यानी कि जैसे जैसे समय जाता है या टाइम के बेसिस पर जिसको हम करते हैं रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस की पहचान, तो वो क्या फिर किस कॉन्सेप्ट में आता है, किस तरह का वो सिद्धांत होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा सिद्धांत हो जाता है, वो हो जाएगा आपका, इसमें से कोई भी सिद्धांत नहीं है, उसे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, मिलान सिद्धांत कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें जो आपके समय के अनुसार इस तरह से बोल रखा है कंफ्यूज करने के लिए, मेन कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जो हम करते हैं कि बेसिस पर, तो आपका सीधे मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, मिलान होता है, जहाँ पर हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को आपस में मिलान करते हैं और कोई प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकल रहा है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर रहेगा। अक्सर यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नन ऑफ दीज को नहीं सिलेक्ट करते, लेकिन जो है कभी कभी नन ऑफ दीज भी आंसर बनता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा करिए, उसके बाद लगाया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिटिंग होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑडिटिंग की अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो तरह से होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं या मेन होते हैं, दूसरे सेकेंडरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना, टू फाइंड रिलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि विवरण की विश्वसनीयता का पता लगाना, टू फाइंड आउट फ्रॉड, कपट का पता लगाना, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो लेखा परीक्षा जो हम ऑडिटिंग कर रहे होते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है आपका, वो हो जाता है वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि विवरण की विश्वसनीयता का पता लगाना। त्रुटियों का या छल कपट का पता लगाना सेकेंडरी में जाता है। पहले ये होता है ये पता लगाएं कि जो हमने स्टेटमेंट रखे हैं, जिस भी कंपनी का ऑडिट हो रहा है उस कंपनी ने जो स्टेटमेंट रखे हैं, अपने अकाउंट्स तैयार करी हैं, वो सही है या नहीं है, वो उसी जो पोजीशन वो दिखा रही है कि कंपनी अच्छी पोजीशन पे या खराब पोजीशन पे है, तो एक्चुअल में उतना है या नहीं। क्योंकि कई बार कंपनी लॉस दिखाती है, टैक्स से बचने के लिए दिखाती है, डिविडेंड ना देना पड़े इसलिए दिखाती है। तो एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, इस चीज का पता लगाना। और कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कंपनी के जो अकाउंट्स रखे जाते हैं उनका ऑडिट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। इट प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द इनिशिएटिव वेदर दे आर पार्टनर, शेयर होल्डर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक एट लार्ज एटीसी। क्या कह रहा है कि उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है जो कि इकाई के प्रबंधन से, मैनेजमेंट से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि वो क्या है, वो पार्टनर है, भागीदार हैं, शेयरधारक हैं, बैंकर हैं, वित्तीय संस्थान है या फिर बड़े पैमाने पर जन है। तो करेक्ट है, यह आपका सही कह रहा है कि जो ऑडिट कराया जाता है मेनली पर्पस यही होता है कि किसी तरह की धोखाधड़ी ना होने पाए जो लोग जुड़े हुए हैं उस कंपनी से, उन लोगों के साथ। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ये इट डज नॉट सर्व एज एन एथिकल चेक ऑन एम्प्लॉयज फॉर फ्रॉड और एम्बेजमेंट। ये कर्मचारियों का धोखाधड़ी या गबन करने से संबंधित नैतिक जांच के रूप में कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है नैतिक जांच के रूप में कार्य नहीं करता, ये वाला पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि ये मेनली ये चीज देखना होता है कि कर्मचारियों द्वारा कोई किसी तरह का कोई फ्रॉड या फिर गबन तो नहीं किया गया है, इसको चेक करता है। तो यही क्या है आपका गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्पफुल इन सेटिंग द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस। लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण करों की डेटा के निपटान में सहायक होते हैं। ये भी पॉइंट करेक्ट है कि जो भी स्टेटमेंट बनाए गए हैं उससे उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है उनके ऊपर, क्योंकि ऑडिट है तो ये माना जाता है कि वो सही ही है। फिर है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर सेटलिंग claims regarding higher wages or bonuses as well as damage to property due to fire or any other disaster। लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उच्च मजदूरी या बोनस के साथ साथ आ गया किसी अन्य आपदा के कारण संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में दावों के निपटान के लिए उपयोगी होते हैं। ये भी करेक्ट है कि जो ऑडिटेड होते हैं स्टेटमेंट जब तैयार किए गए हैं उनका ऑडिट हो जाने के बाद अगर कोई केस भी चल रहा है किसी कोर्ट में तो जो स्टेटमेंट है ना तो वो स्टेटमेंट जाते हैं, ऑडिटेड है तो उनको एज ए प्रूफ भी एज ए एविडेंस के लिए भी भेजा जा सकता है। तो वहां पर ये इसके लिए भी दावों के निपटान के लिए भी माने जाते हैं कि सही है। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही है, बी वाला जो पॉइंट है वही गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू। लागत अंकेक्षण संबंधित है, यानी पूछ रहा है कि जो कॉस्ट ऑडिट होता है जिस तरह वित्तीय लेखे रखे गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, उसी तरह जो कॉस्ट अकाउंट बनाए जाते हैं, जो कॉस्ट के शीट बनाई जाती है उसका भी ऑडिट होता है। सबके लिए नहीं होता, कुछ के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है कि किससे रिलेटेड होता है, कंप्लायंस से, अनुपालन, बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, लागत लेखांकन रिकॉर्ड से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। बहुत ही सिंपल सा है, किससे रिलेटेड होगा, कॉस्ट से ही रिलेटेड होगा ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जो बनाई जाती हैं, जैसे कि प्रोसेस अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट शीट तैयार की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, जॉब कॉस्टिंग होती है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला हो जाएगा, वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ, यानी कि कथन क्या कह रहा है, सत्यापन का अर्थ है सत्य को साबित करना। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट एज इट गिव्स क्लियर आइडिया एज टू ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा क्या कह रहा है कि लेखा परीक्षक और क्लाइंट दोनों के दृष्टिकोण से सत्यापन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण के रूप में स्पष्ट विचार देता है। तो एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि एक सत्यापन होता है और एक मूल्यांकन होता है, यानी कि वैल्यूएशन और क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। तो वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं। पहले वैल्यूएशन होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है। वैल्यूएशन में, मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि जितना मूल्य दिखाया जा रहा है एसेट का वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। और वेरिफिकेशन जो सत्यापन होता है उसमें ये देखा जाता है कि जितना भी उससे रिलेटेड जो रखे गए यानी कि पोजीशन, अधिकार उस संपत्ति का है या नहीं है, एक्चुअली वो संपत्ति उस कंपनी की है या नहीं है, इन सारी चीजों की, या फिर स्वामित्व जो ओनरशिप है वो उस कंपनी की है या नहीं है, इसकी जांच की जाती है वेरिफिकेशन में, सत्यापन में। तो यहाँ पर जो आपके ये दो पॉइंट्स कह रहे थे, उन दो पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। सत्य साबित करना सही है
दूसरा पॉइंट जो कह रहा है ये देखना कि बैलेंस शीट में, क्योंकि वो जो एसेट्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो एक्चुअल में किसी दूसरे के एसेट को तो नहीं दिखा दिया गया है, तो उस चीज को चेक करना, उस चीज को सही तरह से प्रमाणित करना ही सत्यापन का काम होता है। तो दोनों पॉइंट आपके सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, reduction in respect of life insurance premium contribution to provident fund etc under section 80C is available to। धारा 80C के अंतर्गत बीमे की राशि, भविष्य निधि के लिए अंशदान इत्यादि के मामले में कटौती निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। यानी कि जो 80C की दी जाती है डिडक्शन, वो किसको दी जाती है, ये मैं पहले भी आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ। तो मैंने इसमें से 80C से 80U तक की डिडक्शन की सिर्फ एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करी थी क्लासेस में, यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया था सारी डिडक्शन के बारे में। तो किसके लिए अवेलेबल होती है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता ही होगा ये जो दी जाती है 80C की डिडक्शन वो सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और कितने तक होती है, 1,50,000 तक की दी जाती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है इनकम के 5 हेड होते हैं, तो जो सैलरी हेड है उसमें क्या चीज शामिल की जाती है इससे रिलेटेड है। एक आपका सैलरी हेड होता है, दूसरा आपका हो जाता है जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, मकान संपत्ति, तीसरा हो जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पर काफी चेंजेस भी हुए हैं, आपने जैसे कि देखा ही होगा इस बार जो नया बजट आया है वहां पर जो कैपिटल गेन पे लगाया जाता है उसे बढ़ा दिया गया है टैक्स रेट को। और हो जाता है अदर सोर्सेज और बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली, ये 5 हेड हो जाते हैं आपके। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, सैलरी इनकम ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, सांसदों और विधायकों की वेतन आय, सैलरी एंड अलाउंस रिसीव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री को प्राप्त वेतन और भत्ते, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। तो सैलरी हेड में इन 4 में से किसको शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें किसको शामिल हम नहीं करते हैं, तो जो आपके सैलरी इनकम ऑफ एमपीज एंड एमएलएज होते हैं, सांसदों या फिर विधायकों को जो वेतन दिया जाता है उसको शामिल नहीं किया जाता है सैलरी हेड में। बाकी इन तीनों को जो वेतन और भत्ते मिल रहे हैं उसको सैलरी हेड में शामिल किया जाएगा। अब ये किस में जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो सैलरी दी जा रही है एमपीज को या फिर जो एमएलएस को दी जाती है, तो विधायकों और सांसदों को जो मिलता है वो कहाँ जाएगा, ये जाता है आपका जो अदर सोर्सेज होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो होता है अन्य साधनों से आए, उसमें इनको उसमें काउंट किया जाता है, ये इसको सैलरी हेड में नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017, इंडिया हैज चूजन डैश मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। देखिए यहाँ पर डेट भी उन्होंने रिवाइज हो गई होगी आपकी, कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। भारत ने दोहरे जीएसटी का डैश मॉडल चुना है, कहाँ से चुना है, यूएसए से, फ्रांस से, कैनेडियन, चीन। तो ये आपको पता ही है, पहले भी मैं करा चुकी हूँ कई बार इस क्वेश्चन को। कहाँ से चुना है, कैनेडियन है, कनाडा से लिया गया है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, TDS on payment from Employees Provident Fund under Section 192A is not applicable if the aggregate amount of such payment to the paid is less than। धारा 192 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान पर TDS लागू नहीं होता है यदि प्राप्तकर्ता को इस तरह के भुगतान की कुल राशि डैश से कम है, 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख की या फिर 2 लाख की। यानी कि जो EPF, यानी कि इसको शॉर्ट में EPF बोलते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो होगा किस सेक्शन में आ रहा है, 192A में आ रहा है। अप्लीकेबल नहीं होती है इसको जो उनको दी जाती है, यानी कि जो TDS है, TDS टैक्स डिडक्ट एट सोर्स जो होता है उद्यम स्थान पर कटौती कब नहीं की जाएगी, जब इनकी भुगतान की कुल राशि किससे कम हो, ये क्वेश्चन पूछा है। तो किससे कम होनी चाहिए, 50,000, 50,000 से। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कितने % से इस पर TDS जो होता है वो काटा जाता है, तो इस पर TDS जो होता है वो 10% की दर से होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड डजंट इन्वॉल्व, चालू लागत लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है, बियरिंग एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, लीवरेज एडजस्टमेंट।
तो करंट में कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेथड्स होते हैं उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें लीवरेज एडजस्टमेंट जो होते हैं, उत्तोलन समायोजन जो होते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। बाकी इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो बिजनेस होता है वो गोइंग, आपने पढ़ा है गोइंग कॉन्सेप्ट जो होता है कि अनंत काल तक चलता रहेगा बिजनेस, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डू नॉट इंक्लूड, उत्तरदायित्व केंद्र में शामिल नहीं है। कॉस्ट सेंटर, लागत केंद्र, रेवेन्यू सेंटर, राजस्व केंद्र, इन्वेस्टमेंट सेंटर, निवेश केंद्र, लायबिलिटी सेंटर, दायित्व केंद्र। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होते हैं उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व केंद्र होते हैं उसमें कॉस्ट सेंटर भी होता है कि ये निर्धारित किया जा सके कि कितनी लागतें आ रही हैं, कितना आय आ रही है या फिर कितना निवेश किया गया, लेकिन लायबिलिटी सेंटर इसमें नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है, सीमांत लागत समीकरण है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है ये मैंने आपको समझाया ही था प्रीवियस वीडियो में। अब क्या रहा है कि इक्वेशन क्या होती, कैसे निकाली जाती है, ये मेनली कह रहा है। एफ से हो जाएगा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, बी से होता है वेरिएबल कॉस्ट, पी से प्रॉफिट हो जाएगा और एस से क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा किसमें क्या चीज आएगी। अब जो कह रहा है कि इसका समीकरण क्या होता है या कैसे निकाली जाती है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सीमांत लागत जो होगी सेल माइनस वी, यहाँ पर जो सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन बनती है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में जो आप प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो भी इक्वेशन बनती है। यानी कि कहने का मतलब है, एक तरह से समझ लीजिए यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का ये या कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप, जो अंशदान होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी ऐसे ही निकल करके आता है। जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें भी आप सेल में से जब लेस कर देते हैं जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसको लेस करने के बाद जो निकल करके आता है वो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट या फिर कंट्रीब्यूशन बचता है, या फिर जो फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर बात हो रही है जो बीईपी चैप्टर हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट वाला, उसमें जो सीमांत लागत निर्धारण की बात करी जाती है ये उससे रिलेटेड है। आप वहां पर सीमांत लागत को अगर समझने लगेंगे जो कि इकोनॉमिक्स में है तो उसका अर्थ बहुत बदल जाएगा मीनिंग, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स है भी नहीं है आपके सिलेबस में। तो बात यहाँ पर जो की जा रही है वो जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है उसकी की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In contract account, profit is not transferred to profit and loss account if certified work is less than. अनुबंध खातों में लाभ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया जाता यदि प्रमाणित कार्य डैश से कम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, ठेका लागत होती है, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रमाणित कार्य जब हम बना रहे होते हैं, जो अकाउंट होते हैं एक दो तरह के होते हैं। एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट उसी वर्ष पूरा हो गया, या तो दूसरा कंडीशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट उस वर्ष पूरा नहीं हुआ, अगले वर्ष इसको हम लेकर के गए। तो अगर हम कई वर्षों तक वो चल रहा है, अगले वर्ष लेकर के जा रहे हैं, तो कुछ हिस्सा जो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना तो वहां पर ट्रांसफर करने के लिए आपको देखना होता है कि काम जो है वो कितना सर्टिफाइड है, कितना प्रमाणित किया गया है। तो प्रमाणित कार्य किससे कम होगा तब आप कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 33.33% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या फिर 15% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, किससे कम होगा। तो यहाँ पर जो आपका 25% से अगर कम होता है, 25% से कम होता है प्रमाणित कार्य, तो वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते। तो जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर दे रखा होता है, इतना डीपली आपके क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर कितना ट्रांसफर किया जाता है, कितने परसेंट, 1/3, 2/3 होता है, तो किस हिसाब से होता है, कैसे होता है, आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इनकम्प्लीट होता है तो वहां पर हम कैसे निकालते हैं। तो पहला ए पॉइंट की अगर हम बात करें कि जब व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% कंप्लीट, यानी कि जितना टोटल का है उसके 25% से कम है सर्टिफाइड वर्क, तो वहां पर कुछ भी ट्रांसफर हम नहीं करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बी पॉइंट में क्या है कि व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 25% से ज्यादा है और 50% से कम है, तो वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। जो प्रॉफिट आपका होगा 1/3 उसका इंटू ये मेथड होता है निकालने का, इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो इस तरह से निकाला जाएगा। सी पॉइंट में क्या रहता है
कि when work certified is the 50% or more but less than 90%, यानी 50% से ज़्यादा हो 90% से कम हो तो वहाँ पर 2/3 निकाला जाता है। और जब क्या होता है when the contractor estimates the profit, तो वहाँ पर सीधे सीधे estimate profit into work certified upon contract price। ये हो जाते हैं चार कंडीशंस कह सकते हैं, चार सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि ट्रांसफर किया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कितना कितना कब ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड, निधियों का स्रोत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन से ऑप्शन से हमें फंड नहीं मिलेगा। एक होता है सोर्स, एक होता है एप्लीकेशन। सोर्स में जो कि फंड आ रहा है इनफ्लो होता है, और जो एप्लीकेशन होता है वहां पर फंड का आउटफ्लो होता है, जो फंड होता है वो जा रहा होता है। कौन सा ऑप्शन से जो होगा वो इनफ्लो नहीं होगा, यानी कि सोर्स नहीं बनेगा। इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, स्वामी की इक्विटी में वृद्धि होगी तो भी आएगा। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल करेंगे हम तभी हमको जो है कैश मिलेगा ही। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर हम लाभांश का भुगतान करेंगे तो वहां पर पेमेंट हमारा जाएगा, यानी कि वहां पर आपका सोर्स नहीं एप्लीकेशन हो रहा है। तो यही पॉइंट आपका बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था क्या नहीं है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर प्रीमियम अकाउंट इज शोन अंडर डैश, अंश प्रीमियम खाता किसके तहत दिखाया जाता है। शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेयर प्रीमियम होता है उसे हम कहाँ पर या किसके साथ दिखाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं यानी कि संचित एवं अधिशेष होता है उसके साथ दिखाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स in the hands of the company issuing them at the time of issue of bonus shares is, समता अंशधारकों को जारी किए गए बोनस अंशों के कर निष्पादन बोनस अंश जारी करते समय उन्हें जारी करने वाली कंपनी के हाथों में डैश है। नो टैक्स लायबिलिटी, कोई कर देता नहीं है। 5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर्स, बोनस अंशों के कुल मूल्य का 5%। 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर्स, यानी कि बोनस अंशों के कुल मूल्य का 20%। 35% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर, बोनस अंशों के कुल मूल्य का 25%। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं। जब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बोनस शेयर्स दिए जाते हैं तो वहां पर बोनस अंशों को इशू करते टाइम उनमें से जो टैक्स होता है उसको अलग करना होता है या फिर टैक्स को निकालना होता है, काटना होता है। तो वहां पर जो कितने % जो होता है उस लगता है या फिर नहीं लगता है। यहाँ पर कितना उसे देना होता है, कुछ भी नहीं देना होता। नो टैक्स लायबिलिटी, कोई कर देता है यहाँ पर नहीं बन रही है क्योंकि उसे बोनस अंश जारी किए जा रहे हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 by which % of a company will have to create debenture redemption reserve of the amount of the debentures to be redeemed। कंपनी अंश पूंजी तथा ऋण पत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने % से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। यानी कि जो कंपनी रिडेम्पशन अकाउंट बनाती है डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने के लिए जो अकाउंट बनाती है तो उसमें कितने % की दर से उसे जो होता है रिजर्व रखना होता है, किसके अकॉर्डिंग। जो कंपनीज का नया एक्ट आया है 2014 जो कि मेनली आपका किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स से संशोधन किया गया है वो, तो किससे में कितना % होगा, कितना % से निर्माण करना होता है, उसे 25% से करना होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल और डिबेंचर से रिलेटेड 2014 का नियम है उसमें कहा गया है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, NBFCs हैं, HFCs हैं और जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबको जो भी अपना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जो भी डिबेंचर्स होते हैं उनके जो वैल्यू आएगी उसके 25% तक जो होता है DRR का निर्माण करना होता है। इसको लिख लीजिएगा DRR, ये भी पूछ सकता है कि DRR क्या है। तो DRR क्या होता है, DRR आपको हो जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसी को DRR बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, खाली आपसे यही पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व कैपिटल मीन्स संचित पूंजी से तात्पर्य है द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, अभी प्रार्थित पूंजी का न मांगा गया भाग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट संचित लाभ, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय का भाग, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पूंजी शोधन संचय का भाग। संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आता है कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। तो रिजर्व कैपिटल होती है द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल,
अभिप्रार्थित पूंजी का न मांगा गया भाग, यानी कंपनी होती है जो अपने शेयर्स होते हैं उसका कुछ भाग जारी ना करके अपने पास रखती है, वही भाग क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज, कंपनी के जो अधिकारांश होते हैं उनका पुनर्भुगतान करना है, या पुनर्लाभ नहीं होगा, या पुनर्भुगतान कहते हैं इसे, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं जो उसमें उनका शोधन करना, यहाँ पर आप इसको शोधन भी लिख सकते हैं कि शोधन करना जो होता है वो क्या रहेगा? कंपलसरी अनिवार्य होता है, ऑप्शनल, ऐच्छिक, कंडीशनल, सशर्त, तनावधि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो 20 साल के भीतर जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो होंगे उसका जो पेमेंट होता है वो करना होता है, रिडेम्पशन उनको करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क एंड रिटर्न आर डैश रिलेटेड, जोखिम व प्रत्यय डैश रूप से संबंधित है। इन्वर्सली यानी कि विपरीत, पॉजिटिवली सकारात्मक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो रिस्क और रिटर्न, जोखिम व प्रत्यय, कहा नहीं जाता है नो रिस्क नो गेन, बिना मतलब रिस्क के आपको लाभ नहीं होता है। तो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है ये चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं रिस्क नहीं होता, कहीं पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो ये किस तरह से संबंधित है? विपरीत रूप से, सकारात्मक, या फिर दोनों तरीके से संबंधित है। तो ये क्या है? ये सकारात्मक, पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए जाने जाते हैं। पूरी एक लाइन बोली जाती है मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट जो होता है, कुछ नया एक आइडिया लेकर मार्केट में आते हैं, तो वहाँ पर दोनों चीज़ें रहती हैं। हो सकता है वो आइडिया बहुत चल जाए और लोग उसको परचेज बहुत ज़्यादा करें, एकदम से जो है उसकी सेल बहुत बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि लोग उसको एक्सेप्ट ही ना करें। ओके, आज के टाइम में मार्केट में क्योंकि कंज्यूमर ही क्या है, किंग की तरह राजा है, तो जो उसको पसंद आएगा वही कंपनी को देना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट कंपनी जो होती है नहीं ला सकती है। जो प्रोडक्ट सबको चाहिए, सबको पसंद है, सब चाहते हैं उस प्रोडक्ट का यूज करना, वही प्रोडक्ट कंपनी ला सकती है। तो यहाँ पर का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज इज, वित्तीय उत्तोलन है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं इसके जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो आपको बताना है कौन सा सही है। कल की वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी प्रैक्टिस सेट की, वहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। EBIT अपॉन सेल्स इंटू 100, EBIT अपॉन EBT, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू कैपिटल। क्या होता है? EBIT अपॉन EBT होता है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। और जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है उसका क्या हो जाएगा? जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। उसका भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसका हो जाता है EBIT अपॉन EBT। तो जो कंबाइंड लिवरेज निकाला जाता है, 3 होते हैं ना, तो कंबाइंड लिवरेज जो निकाला जाता है, अब उसमें क्या बचेगा? एक हो गया आपका C अपॉन EBIT, क्योंकि कंबाइंड लिवरेज जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का। तो अगर इसको हम फॉर्मूले के तौर पर लिखें तो E अपॉन EBIT इंटू हो जाएगा EBIT अपॉन EBT, कुछ इस तरह से बनेगा। और जब इसे हम क्या करेंगे, इससे ये आपका जो है चला जाएगा, इससे चला जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा? अब हमारे पास बचा C अपॉन EBT। यही हो जाता है कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। इस तरह से भी होता है कि दोनों अगर आपके दे रखे होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और फाइनेंशियल लिवरेज को, तो भी आपका कंबाइंड लिवरेज निकल आता है। तो यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि क्या आपस में रिलेशन होता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ऑपरेटिंग लिवरेज बताइए या कंबाइंड लिवरेज बताइए, तो वहाँ पर आपको जो है ऑपरेटिंग लिवरेज दे दे और फाइनेंशियल लिवरेज दे दे, कह दे कि कंबाइंड लिवरेज बताइए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों को रख के मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्सेज ऑफ द इंडियन गैप इंक्लूड Indian Companies Act 2013, notification issued by Ministry of Finance, Accounting Standard, ICAI's pronouncements। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय गैप के स्रोतों में शामिल है। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो गैप कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किससे रिलेटेड है, किससे लिए गए सोर्सेज क्या हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएं, लेखा प्रणाली मानक, ICAI की उद्घोषणाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एक कोड दे रखे हैं, यहाँ पर कोड दे रखे हैं नीचे, इनको जो है मैच करके आपस में जो आपका ABC सही है BCD सही है आपको आंसर देना होगा।
इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्या क्या चीजें इससे जुड़ी होती हैं? तो भारतीय कंपनीज एक्ट आ जाता है, और क्या आ जाएगा? जो लेखा प्रणाली मानक होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वो भी आएंगे इसमें, और आ जाते हैं जो ICAI द्वारा होते हैं वो भी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको शामिल नहीं किया जाता, AC और D आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Where the work of bookkeeping ends, the work of accounting begins. From where the work of accounting ends, the work of dash begins. पुस्तकारण का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहां से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है, जहां पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहां से डैश कार्य प्रारंभ होता है। तो क्या बताया इन्होंने? ऑडिटिंग अंकेक्षण, सर्टिफिकेशन प्रमाणन, स्टॉक या फिर परचेज स्क्रैप। तो जहां से बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है, और जहां से अकाउंटिंग खत्म होती है वहां से ऑडिटिंग शुरू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंकेक्षण का काम शुरू होता है जब अकाउंटिंग का काम एंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सैद्धांतिक अशुद्धियां तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती हैं। कंपनसेटरी एरर्स आर आल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर्स। क्षतिपूरक अशुद्धियां समकालीन अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है। इसको बहुत ध्यान से समझा करिए, यहाँ पर बहुत गलती होती है कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है? सही नहीं है, ट्रू नहीं है। आइए देखिए कौन सा स्टेटमेंट में ट्रू नहीं होगा। तो पहला पॉइंट दे रखा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक। तलपट का उद्देश्य क्या है? पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट कह रहा है कि तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की, यहाँ पर पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना नहीं होता है। तलपट का जो मेन उद्देश्य होता है वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी ज्ञात करना होता है, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। क्योंकि तलपट से आपको ट्रायल बैलेंस से ये नहीं पता चलेगा कि जो सही कुछ अगर इस तरह की एरर किए गए होते जिनको नहीं पकड़ा जा सकता, फ्रॉड्स को नहीं पता कर सकते हैं, छल कपट कोई किया गया तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। आप केवल ये देख सकते हैं कि जो कैलकुलेशन करी गई है वो सही है या नहीं। तो अर्थमेटिक जो गलतियां होती हैं, एक्यूरेसी होती है, उसको पकड़ सकता है तलपट। इसीलिए कहा जाता है कि तलपट पूरी तरह से इस बात को प्रमाणित नहीं करता, सर्टिफाइड नहीं करता कि अगर दोनों साइड तलपट के ट्रायल बैलेंस के मैच हो रहे हैं तो जो अकाउंट रखे गए हैं वो पूरी तरह से सही ही है। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी जो बी पॉइंट कह रहा है कि इसको फाइनल अकाउंट्स को आधार होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स आसानी से बना सकते हैं अपने। जो सी पॉइंट कह रहा है कि अशुद्धियां तलपट के तालमेल को, जो सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं वो प्रभावित नहीं करती, क्योंकि डेबिट का क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का डेबिट हो गया, दोनों साइड इक्वली आ जाते हैं। कंपनसेटरी एरर्स को और क्या कहते हैं? समकालीन अशुद्धियां भी कहते हैं। करेक्ट है, क्योंकि एक दूसरे से कट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है। अगर यहाँ पर अंगणितीय लिखा होता तो ये करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अनकॉल्ड डिविडेंड इज शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्नलिखित से किस शीर्षक के अंतर्गत? यानी कि जो अनकॉल्ड डिविडेंड है, अयाचित है, उस लाभांश को कहाँ पर दिखाया जाएगा? रिजर्व सरप्लस, प्रोविजन में, करंट लायबिलिटी में, वेरियस सेट्स में। तो उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं? उसे हम दिखाते हैं करंट लायबिलिटी में, चालू दायित्व में। यानी कि अयाचित है लेकिन उसे पे तो करना ही है ना, तो दायित्व तो है, इसलिए हम दिखाते हैं करंट लायबिलिटी में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजुअल फीचर ऑफ ए कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी की एक सामान्य विशेषता नहीं है? सेपरेट लीगल इनिशिएटिव, अपनी अलग कानूनी पहचान, कॉमन सील, सामान्य मोहर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, परपेचुअल सक्सेशन, सतत उत्तराधिकार। क्या विशेषता नहीं है आपको ये बताना है क्वेश्चन में। क्या नहीं होती है? तो पहली तो सेपरेट लीगल इनिशिएटिव होती है, करेक्ट है। कॉमन सील भी होती है, करेक्ट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की हम बात करें तो ऐसा नहीं है। जो कंपनी होती है उनके जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, शेयरहोल्डर्स होते हैं, उनका दायित्व लिमिटेड होता है, जितने उन्होंने शेयर्स लिए होते हैं उस तक। तो अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड होती है, इसकी विशेषता नहीं होगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, करेक्ट है, और अपना सतत उत्तराधिकार भी होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्या नहीं है? तो सी ऑप्शन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर पार्टनरशिप की बात की जाती है, साझेदारी की, तो वहां पर ये होता है कि जो साझेदार पार्टनर्स होते हैं उनका दायित्व जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन वहां पर भी जो सीमित होती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी भी होती है, तो उसमें सीमित भी होता है।
तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी बाय। एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में नहीं बदल सकते हैं। डिफॉल्ट, गलती से, ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के कार्यान्वयन से, चॉइस, चुनाव से, डिमांड ऑफ पब्लिक, जनता की मांग पर। तो यहाँ पर जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको हम पब्लिक कंपनी में कब या किस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वहां पर गलती से भी हो जाती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी, चॉइस से भी, मेनली क्या है जनता की मांग पर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो पहले तो आपकी जो थी वो 50 थी, लेकिन अब जब से 2013 जो कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ है उसके बाद से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, इनकी संख्या 200 हो गई है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय। पार्षद अधिनियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग इन द शेयर होल्डर्स, अंशधारकों की वार्षिक साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव द्वारा, स्पेशल रेजोल्यूशन एक विशेष प्रस्ताव द्वारा, ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा। जो पार्षद अंतर नियम होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उनमें अगर हम चेंजेस करना चाह रहे हैं तो कैसे हो सकते हैं, एक विशेष प्रस्ताव पारित करके हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी अनुमति लेने की कंपनी लॉ बोर्ड से जरूरत नहीं होती, न ही केंद्र सरकार से होती है, क्योंकि जो पार्षद सीमा नियम होते हैं उसमें जब हम चेंजेस कर रहे होते हैं तो वहां पर हमको चेंजेस काफी मुश्किल से होते हैं, लेकिन जो पार्षद अंतर नियम है उसमें आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्टेनिंग रिफंड इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विच इज एसोसिएटेड विद। दायित्व का आकलन एवं धनवापसी प्रस्ताव करना कंपनी सचिव का एक कार्य है जो डायट से संबंधित है। कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विसेज, कॉर्पोरेट विधिक सलाह सेवा, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, कर आयोजना एवं प्रबंधन सेवा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज यानी कि कॉर्पोरेट पुनर्गठन सेवा, फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दायित्वों का आकलन करना यानी कि ड्यूटी जो है उनका असेसमेंट करना, और किसी तरह को कोई रिफंड अगर करना है तो वहां पर ये कंपनी सचिव का एक कार्य होता है जो उसकी किस तरह की सेवाओं से रिलेटेड होगा या किस तरह की सेवा उसकी मानी जाती हैं, तो हो जाती हैं कर आयोजना एवं प्रबंधन सेवा, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज में आता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।